तो जैसे ना जाने क्या हो गया था। वो चिल्लाती हुई दीवार से जाकर लग गई और बिलक बिलक कर रोने लगी, मानो उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। उसकी ये हालत देखकर वहां मौजूद चिराग, विनय और नीलोफर तीनों ही हैरानी में पड़ गए थे। विनय और नीलोफर का तो जैसे कलेजा ही कांप गया था। काफी समझाने के बाद रूही ने फाइनली अपना खाना खत्म किया और कहा, देखो मैंने अपना सारा खाना फिनिश कर दिया, अब तो मुझे डॉगी के पास नहीं फेंकोगे ना? चिराग ने संभले हुए अंदाज में कहा, नहीं नहीं फेंकूंगा। अब नीलोफर के साथ ऊपर जाओ और तैयार हो जाओ, आज हमें दादू के घर जाना है। हाँ, मैं तैयार होके गुड गर्ल बन जाऊंगी, फिर तुम मुझे मत फेंकना, ठीक है? रूही की आंखों में अब भी काफी डर दिखाई पड़ रहा था और यही वजह थी चिराग को इस बात का गिल्ट हो रहा था कि शायद वो रूही के साथ जरूरत से ज्यादा सख्त हो गया था। रूही ने नीलोफर का हाथ एकदम कस के पकड़ा और उसके साथ एक कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही नीलोफर ने दीवार में बने एक बड़े से वार्डरोब का दरवाजा स्लाइड करके खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वहां एक से एक महंगे ब्रांडेड कपड़े का ढेर दिखाई पड़ रहा था। नीलोफर खुद स्माइल करती हुई साइड में खड़ी खड़ी रूही के एक्सप्रेशन का वेट कर रही थी, मगर रूही का तो चेहरा एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल ठंडा, जैसे उसे रत्ती भर का भी फर्क ना पड़ा हो। रूही का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर पहले तो वो थोड़ी निराश सी हो गई, मगर फिर उसने सोचा, अभी मैडम को क्या मालूम इनका वैल्यू? अगर मालूम होता तो ये सब देखकर उछल पड़ती। बाय गॉड! खैर, फिर उसने तुरंत रूही से पूछा, मैडम आप इसमें से कौन सा पहनेगा? चूज करो। रूही ने दोनों हाथ को फैलाकर कहा, मैं सब पहनूंगी। नीलोफर समझ गई कि रूही के लिए कपड़े तो उसको ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसने कपड़ों को ध्यान से देखा, फिर कोने में से एक सुंदर सी बेबी पिंक साड़ी निकाली जिस पर सेक्विन वर्क किया हुआ था। मैडम आज आप ये पहन लो, ये कलर आप पर बहुत प्रिटी लगेगा। बाय गॉड! और दादू भी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगा। रूही बच्चों की तरह तालियां बजाती हुई उछलकर बोली, ओके। नीलोफर ने रूही को बड़े सुंदर ढंग से साड़ी पहनाई और बालों को ब्लो ड्राई करके अच्छे से सेट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने वार्डरोब से डायमंड के टीयर ड्रॉप इयररिंग्स और पेंडेंट निकाले और रूही को पहना दिया। उसके हाथों में सुर्ख लाल चूड़ा भी क्या खूब सज रहा था। पूरा सज सवर के रूही वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। नीलोफर ने मन ही मन सोचा, सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल तो मल्होत्रास और अरोड़ास की बहुएं भी नहीं है जितना वो लोग खुद को समझता है। और वो त्रिपाठीज का बहू तो ऊपर से नीचू तक फुल प्लास्टिक है, प्लास्टिक। काश रूही मैडम का भेजू भी ठीक होता। आई स्वेर सबकी वाट लग जाती, लेकिन गॉड का मर्जी के आगे क्या कर सकता है। उसने रूही को कहा, नीचे चले? हाँ, रूही ने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा और कमरे से निकलकर जाने लगी। नीलोफर ने पीछे से तेज आवाज में कहा, मैडम उधर कहाँ जाता है बाबा तुम? उधर तो तुम्हारा कमरा है ना, अपन को नीचे जाने का है। नीलोफर का इतना बोलना था कि रूही दोनों पैर पसार कर वहीं जमीन पर बैठ गई और पैरों को घिस घिस कर रोने का नाटक करने लगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे निन्नी आ रही है, मुझे सोना है। नीलोफर ने मनाने की, उठाने की खूब कोशिश करी, लेकिन रूही सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थी। वो सीधा अब चिराग के पास जाकर बोली, बाबा मैडम आने को तैयार नहीं, अभी बताओ मैं क्या करेगी? चिराग विनय के साथ बैठकर कुछ कामों की बातें डिस्कस कर रहा था। वो बीच में ही छोड़कर उनसे बोला, उसे बोलो कि अगर वो तुरंत नीचे नहीं आई तो आज उसे डेजी के साथ सोना पड़ेगा। नीलोफर भागकर ऊपर गई और रूही को बोला, मैडम आप नीचे चलेगा या नहीं? नहीं, रूही ने पूरे जिद में कहा। ठीक है, फिर अगर तुम नीचे नहीं चला तो तुम्हें आज डेजी के साथ सोना पड़ेगा, चिराग बाबा का ऑर्डर है। वाओ डेजी, ओके ओके, मैं सोऊंगी डेजी के साथ। आई लव डेजी। नीलोफर ने रूही से पूछा, मैडम आपको पता है डेजी कौन है? नहीं,
मैं तो नहीं जानती, तुम बताओ कौन है? नीलोफर ने बड़ी बड़ी आंखों से रूही को देखते हुए बताया, डेजी एक बड़ा सा कुत्ता है जिसे चिराग बाबा आज ही लेके आया है आपके लिए, ओनली फॉर यू। नीलोफर का इतना ही कहना था कि रूही ने दोनों हाथों से अपनी साड़ी घुटने तक उठाई और एक झटके में एकदम से खड़ी होकर तुरंत नीचे की तरफ भागी। रूही को ऐसा करते देख नीलोफर की हंसी छूट गई। जो भी चिराग को तो जैसे तुरूप का इक्का हाथ लग गया था, जिससे कि वो रूही से अपनी सारी बातें मनवा सकता था। चिराग और रूही दोनों अपने दादू से मिलने अहूजास के पुराने घर पर जाने के लिए एकदम तैयार थे। तभी नीलोफर ने चिराग से कहा, चिराग बाबा, एक सेकंड के लिए भी मैडम का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, वरना गॉड नोज ये कहाँ चला जाएगा, फिर पूरे शहर में तुमको ढूंढना होगा, इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ओके? नीलोफर की बात बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए चिराग ने हल्का सा गर्दन हिलाकर उसकी बात को रजामंदी दी और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, रूही मेरा हाथ पकड़ो। रूही इधर उधर देखती रही मगर उसका हाथ नहीं पकड़ा। चिराग ने धीरे से बोला, डेजी के साथ सोना है। अगले ही पल रूही का हाथ चिराग के हाथ में था। दोनों विनय के साथ गाड़ी की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते गाड़ी में बैठे बैठे रूही ने अपना मुंह फुलाए रखा। बेमतलब के कभी कोई चीज यहाँ छूती तो कभी कोई चीज वहां से निकाल देती, मगर चिराग से एक लफ्ज भी बात नहीं की। पर चिराग को उसकी इस बात से गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। वो होठों को दबाए अंदर ही अंदर हंसे जा रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी दादू के बंगले पर पहुंच गई। पीछे से विनय की गाड़ी भी आकर लगी और वो गाड़ी रुकते ही चिराग की मदद के लिए उसकी गाड़ी के पास भागा। विनय ने चिराग को निकलने में हेल्प की और चिराग ने रूही को। तीनों अब बंगले के अंदर आ चुके थे। उनके आने की खबर सुनकर दादू पहले से ही हॉल में अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे। ये रहा मेरा पोता, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है तुम्हारी, देखा कितना सही फैसला था मेरा, ऐसी चांद सी बहू पाकर तो मेरा दिल भर आया। दोनों को एक साथ देखकर दादू का एकदम दिल भर आया था। उन्हें तो जैसे अपने आप पर नाज हो रहा था कि उन्होंने अपने पोते के लिए इतनी सुंदर बहू ढूंढ ली, मगर साथ ही साथ उनके मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि ये लड़की फोटोज में जैसी दिख रही थी, रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा अलग और सुंदर दिखती है, मगर क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है। दादू ने अपने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और दोनों की नजर उतारकर सामने खड़े बॉडीगार्ड को पकड़ा दिया कि आपस में सब बांट लेना। फिर उन्होंने रूही से कहा, कैसी है मेरी तमन्ना बेटी? दादू के ये कहते ही रूही उनको देखकर मुस्कुराई और अपने साड़ी के पल्लू का एक कोना पकड़कर अपने दांत से चबाने लगी। आप सेंटा क्लॉस है ना, मैं जानती हूँ आपको। रूही की ये बात सुनकर दादू एकदम बहुत चक्के रह गए। सेंटा क्लॉस? फिर हंसकर कहा, सेंटा क्लॉस नहीं, दादा ससुर हूँ मैं तुम्हारा, समझी आप? हम जानते हैं आजकल की मॉडर्न लड़कियां बड़ों के पैर वैर नहीं छूती हैं, लेकिन आप अहूजास के घर की बहू हैं, आप में ये संस्कार होने चाहिए। दादू की ये बात सुनते ही रूही ने दादू के पैर छुए और दाहिना हाथ पसार कर आगे रख दिया। चलिए अब गिफ्ट दीजिए। ये बोलकर उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए वापस अपना साड़ी का पल्लू चबाने लगी। टेस्टी। वो बार बार रूही की इस हरकत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कौन सी 23 साल की लड़की जिसका मानसिक संतुलन ठीक है वो अपने दादा ससुर के सामने अपना पल्लू चबाकर गिफ्ट मांगती है। दादू के दिमाग में ये बातें खटकने लगी। उन्होंने चिराग से धीरे से पूछा, चिराग, बहू ऐसे क्यों बोल रही है, सब ठीक है ना? वो रूही को देखकर मुस्कुराए। रूही भी सारी बत्ती सी निकाल कर मुस्कुराने लगी। दादू का पेशेंस लेवल जवाब दे गया था। उन्हें ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उन्होंने चिराग से पूछा, चिराग, मुझे लग रहा था कि बहू फोटो से ज्यादा सामने से अच्छी लगती है, पर ध्यान से देखने पर लग रहा है कि दोनों बातों में थोड़ा नहीं काफी अंतर है। एक बात बताओ, ये तमन्ना ही है ना? इससे पहले कि चिराग कुछ बोलता, रूही ने ही जवाब दे दिया, तमन्ना?
तमन्ना नहीं, मैं तो रूही हूँ, रूही द गुड गर्ल। रूही ने वापस से दादू के पैर छू लिए और फिर से गिफ्ट के लिए हाथ आगे कर दिया, मगर इस बार पैर छूते हुए रूही अचानक ही अपनी ही साड़ी की प्लीट्स में फंसी और डगमगाकर दादू के पैर पर उसका पैर लग गया। दादू जोर से चीखे। पीछे खड़ा विनय ये देखकर घबरा रहा था। उसे इसी बात का डर था कि दादू गुस्सा ना कर बैठे। दादू ने अब गुस्से में पूछा, चिराग, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, ये तमन्ना ही है क्या? तभी चिराग ने जवाब दिया, ये तमन्ना नहीं, रूही है दादू, माथुर्स की एडॉप्टेड बेटी। चिराग की ये बात सुनते ही दादू खिसिया कर बोले, रूही? शादी तमन्ना से हुई थी, तो फिर रूही यहाँ कहाँ से आ गई? ये सब क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? चिराग ने बड़े ही रूखे अंदाज में जवाब दिया। दादू चिराग को बिल्कुल ध्यान से देखने लगे। चिराग ने आगे कहा, आपको तो सब पता होना चाहिए दादू कि माथुर्स ने तमन्ना के बजाय रूही से मेरी शादी करवाई है, जो मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि वो मुझे अपनी खुद की बेटी के लायक ही नहीं समझते थे। आखिर अपनी बेटी के लिए एक अंधा दामाद किसे चाहिए होगा, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। चिराग की ये बात दादू का गुस्सा और बढ़ा चुकी थी। वो गुस्से में खड़े खड़े एकदम तमतमा रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, इन माथुर्स ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे साथ। मुझसे सारे फेवर्स लेने के बाद भी मुझे दगा दिया। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, ड्राइवर, गाड़ी निकालो अभी, और चिराग, तुम चलो मेरे साथ और इस लड़की को भी अपने साथ ले लो। इन माथुर से तो अब मैं निपटूंगा। चिराग ने दादू को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दादू को ये बात बड़ी अजीब लगी। तभी चिराग ने आगे कहा, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। अच्छा ही है कि ये लड़की ऐसी है। एटलीस्ट ये मुझे गिरी हुई नजरों से तो नहीं देखेगी जैसे तमन्ना देखती है। और वैसे भी एक धोखेबाज लड़की के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इसी के साथ रहूं। दादू हैरानी से चिराग की तरफ देखने लगे। उन्हें चिराग की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो परेशान होकर बोले, आखिर तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो चिराग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिराग ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, इतना सब कुछ हो गया है और आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो चिराग, अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताओ। ऐसे गोल गोल बातें करके मेरा गुस्सा और मत बढ़ाओ। कहो क्या कहना चाहते हो। कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। चिराग ने अपनी जेब से कुछ फोटोज निकाली और दादू के आगे कर दी। ये उसी दिन की फोटोज थी जिस दिन तमन्ना और नमन एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में थे। फोटोज देखकर दादू का पारा आसमान चढ़ चुका था। वो एक के बाद एक सारी फोटोज देखते गए और अपना बीपी और बढ़ाते गए। गुस्से के साथ उन्हें चिराग पर दया आ रही थी। उन्होंने चिराग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये शादी जानबूझकर कराई है? चिराग ने धीरे मगर बहुत ही कड़वी आवाज में कहा, अब लगने को बचा ही क्या है दादू। जो बात है वो साफ साफ आप देख तो रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए? चिराग का ये बेखटाक जवाब सुनकर दादू को जोर का झटका लगा था। वो बिना पलक झपकाए चिराग को बस हैरानी से देखते ही जा रहे थे। आखिर ये कोई छोटा इल्जाम तो था नहीं कि कोई सुनकर अनसुना कर दे, बल्कि ये चिराग की जिंदगी का सवाल था। दादू ने बिना अब कुछ और पूछे सामने खड़े बॉडीगार्ड से चिल्लाकर कहा, जाओ और नमन को यहाँ लेकर आओ, अभी इसी वक्त। क्या दादू देंगे नमन को उसकी इस बदतमीजी की सजा? और माथुर्स के इस धोखे का जवाब दादू किस तरह देंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।